फिजिसिस्ट प्रोफेसर एस जेम्स गेट्स का कहना है कि आमतौर पर हम अंतरिक्ष के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं लोगों को बताता हूं कि शायद मछली भी पानी के प्रति कॉन्शियस नहीं होती, जबकि उसे हर समय उसमें ही रहना है। हम में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में अंतरिक्ष की जो इमेज होती है वो बाहरी अंतरिक्ष के बारे में होती है, एक ऐसी जगह जो हमसे बहुत दूर है, लेकिन वास्तव में अंतरिक्ष हर जगह मौजूद है। सर आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स इज एन एम्प्टी स्पेस विच ड्रॉ एन आउटलाइन फॉर एवरीथिंग, and according to Newton space is perpetual and immutable। बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि अंतरिक्ष न्यूट्रल और स्टेबल नहीं है, वह भी फैलता और सिकुड़ता है। लेकिन सेब के पेड़ से गिरने से लेकर न्यूटन के अन्य नियमों ने आज तक इतनी अच्छी तरह काम किया है कि आज भी हम सैटेलाइट की लॉन्चिंग से लेकर प्लेन्स की लैंडिंग तक में इन नियमों का इस्तेमाल करते आए हैं। आज स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करने में हर एक देश लगा हुआ है, छोटे से छोटे देश भी बढ़ चढ़कर स्पेस रेस का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में आज इस वीडियो में मैं स्पेस रेस के दो बड़े जायंट्स, चीन का स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA और हमारे भारत की शान इसरो के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसके बाद आप खुद से कंपैरिजन कर सकते हैं कि इन दोनों में बेटर कौन है। So without further ado, let's begin our today's video, which is about ISRO and CNSA, a brief comparison. Let's start with China। लेकिन अगर आप इसरो के अचीवमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो आप वीडियो को इस जगह तक स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप चीन के अचीवमेंट्स को भी देखो ताकि आपका व्यू कॉम्पेरेटिव रहे और आप इससे इसरो की पावर भी अच्छे से जान पाओ। ना चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह शीत युद्ध के दौर में चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम तब शुरू हुआ जब दुनिया वर्चस्व की इच्छा के कारण दो राजनीतिक खेमों में बट गई थी। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी और दूसरी तरफ सोवियत संघ और उनके सहयोगी। हालांकि चीन USSR के साथ एलाइड नहीं था, लेकिन अमेरिका द्वारा उसे खतरा माना जाता था। 8 अक्टूबर 1956 को चीन की पहली रॉकेट मिसाइल डेवलपमेंट एजेंसी पीपल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट को चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने स्थापित किया। 1950 के दशक के अंत में इसकी स्थापना और 90 के दशक में जो इसकी शुरुआत में हुए सुधार के बाद चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रमों ने बहुत कुछ अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। 1970 में डोंगफेंगहांग 1 सैटेलाइट का लॉन्च किया गया, जिसने अंतरिक्ष में लॉन्च हुए सबसे भारी उपग्रह होने का रिकॉर्ड बनाया। FSW रिकवरेबल सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर था। इसके साथ ही चीन उपग्रह की वापसी करने वाली तकनीक बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। युआनवांग 1 ट्रैकिंग जहाज की कमीशनिंग ने चीन को दुनिया का चौथा ऐसा देश बना दिया जिसके पास समुद्र में जाने वाला अंतरिक्ष ऑब्जर्वेशनल जहाज है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों, सैटेलाइट और अंतरिक्ष यानों को ट्रैक करने में सक्षम है। 2003 में शानजाओ 5 की लॉन्चिंग के साथ चीन अंतरिक्ष में किसी इंसान को सक्सेसफुली भेजने वाला तीसरा देश बन गया। पहले नंबर पर रूस और दूसरे नंबर पर अमेरिका आते हैं। 2011 में चीन ने 500 मीटर एपरेचर का सर्कुलर रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया, जिसका काम 2016 में कंप्लीट हुआ और 2016 में ही शानजाओ 11 मिशन शुरू हुआ, जिसके चालक दल तियांगवांग 2 स्पेस लेबोरेटरी पर गए थे। चैंग-ई प्रोजेक्ट चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। 2007 में चैंग-E1 ऑर्बिटर के लॉन्चिंग के साथ चीन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक परिक्रमा करने और उसकी सतह का नक्शा बनाने वाला 5वां राष्ट्र बन गया। चैंग फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसने पहली बार चंद्रमा के दूर सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास में अपनी जगह बनाई। वर्ष 2020 यानी कोरोना काल में भी चीनी स्पेस मिशन में 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। जुलाई 2020 में चीन का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन तियानवे-1 मंगल के लिए लॉन्च हुआ। सितंबर में चीन का पहला रीयूजेबल स्पेस शटल लॉन्च हुआ। आज चीन को अंतरिक्ष में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है और आने वाले वर्षों में चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CNSA के पास कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं जो उसे फ्यूचर स्पेस सुपर पावर बना सकती हैं। अभी हाल में ही चीन 6G कम्युनिकेशन टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। माना जा रहा है कि यह तकनीक 5G की तुलना में 100 गुना तक तेज होगी। अब बात करते हैं इसरो की। भारत में स्पेस रिसर्च का काल 60 के दशक में शुरू हुआ और 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो यानी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और इसकी स्थापना करने में डॉक्टर विक्रम साराभाई का काफ़ी कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इससे पहले इसरो को इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसरो के बनने के बाद से ही इसका असल डेवलपमेंट शुरू हुआ। इसरो ने न सिर्फ भारत के डेवलपमेंट के लिए बल्कि भारत को विश्व के सामने एक सॉफ्ट पावर के रूप में स्टेबलाइज करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है। देश में टेलीकॉम, ब्रॉडकास्टिंग और ब्रॉडबैंड सर्विसेज के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए इसरो ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से कार्यक्रमों को चलाया। इसमें इम्पॉर्टेंट रोल इनसैट और जीसैट सैटेलाइट का था। इन सैटेलाइट के थ्रू भारत में टेलीकॉम, टेलीविज़न, रेडियो, डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाना संभव हो पाया।
भारत में इसरो की दूसरी भूमिका भू परिवेक्षण यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में रही है। भारत में मौसम का पहले से अनुमान लगाना, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज और अर्थ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से प्लानिंग करना आदि के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्निक की ज़रूरत होती है। भारत में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट भी इसी टेक्निक पर बनाई जाती है। भारत में अधिक उच्च क्षमता वाले उपग्रह यानी रीसैट, कार्टोसैट, रिसोसैट सीरीज के सैटेलाइट्स का भी अब उपयोग किया जा रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्षेत्र उपग्रह आधारित नौवहन यानी नेविगेशन है। नेविगेशन टेक्निक का उपयोग भारत में एयर सर्विसेज को मजबूत बनाने और इसकी क्वालिटी को सुधारने में होता है। इन्हें ध्यान में रखकर गगन यानी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड को आगे बढ़ाते हुए IRNSS लॉन्च किया गया। IRNSS मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये नेविगेशन सिस्टम 7 सैटेलाइट पर आधारित है। ये उपग्रह जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किए गए हैं। IRNS जिसे आप अभी बेटर नाविक नाम से जानते हो, और ये नेविगेशन सिस्टम वस्तुओं की सटीक स्थिति बताने और डिफेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसरो ने लॉन्च व्हीकल तकनीक की शुरुआत SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तथा ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से की। आगे चलकर भारत ने PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल तकनीक का भी डेवलपमेंट किया, जो अंतरिक्ष मिशन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारत अब GSLV के मार्क 3 वेरिएंट पर काम कर रहा है। GSLV का मार्क 3 वेरिएंट 3.5 मीट्रिक टन के पेलोड को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। भारत में PSLV और GSLV की सफलता ने अतीत में चंद्रयान 1 और मंगल मिशन को सक्सेसफुल बनाया है। अब भारत गगनयान मिशन पर काम कर रहा है, जो भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होगा। इस पर बहुत जल्द ही एक डिटेल वीडियो इस चैनल पर आने वाली है, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA के रूप में इंटरनेशनल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लियंस और एनालिसिस के लिए नेटवर्क ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट नेत्रा इसरो का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव भारतीय स्पेस एसेट्स की सुरक्षा में खतरा पैदा करने वाली अंतरिक्ष वस्तुओं की पहचान, एनालिसिस और लिस्टिंग करने के लिए ऑब्जर्वेशनल सर्विसेज का नेटवर्क एंड कंट्रोल सेंटर स्टेबलाइज करना है। भारत में अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिसाइल द्वारा एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करते हुए मिशन शक्ति को सफल बनाया गया था। मिशन शक्ति का मूल उद्देश्य भारत की सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और भारत की तकनीकी प्रगति को बढ़ाना है। आने वाले समय में इसरो गलवान घाटी और इसके आसपास के क्षेत्रों में सेना को सैटेलाइट इंटरनेट भी प्रोवाइड करवाने जा रहा है। लेकिन एट प्रेजेंट चीन की बढ़ती स्पेस एबिलिटीज को देखते हुए भारत को भी इस दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है, ताकि एशिया पैसिफिक रीजन में जियोपॉलिटिकल बैलेंस बना रहे। भारत में अंतरिक्ष के लिए प्राइवेट सेक्टर के रोल को काफ़ी लिमिटेड रखा गया है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा स्पेस इंस्टीट्यूशन यानी नासा भी SpaceX जैसे प्राइवेट कंपनीज की मदद लेता रहा है। हालांकि इसरो अंतरिक्ष एवं सैटेलाइट साइंस के क्षेत्र में काफ़ी टॉप कंट्रीज में आता है, फिर भी और प्रयास की ज़रूरत है। मैंने आज इसरो के द्वारा बताए गए जितने भी काम आपको बताए हैं, अगर आपने उन्हें समझा है तो आप ये भी समझेंगे कि इसरो को और फंड्स देने की ज़रूरत है, ताकि ये चीन जैसे अपने पड़ोसी देशों के साथ बैलेंस बनाकर रख सके। तो ये था मेरा एक शॉर्ट कंपैरिजन CNSA और इसरो के बारे में। इसे कंपैरिजन तो नहीं कहेंगे, मैंने यहाँ कुछ अचीवमेंट्स पॉइंट्स बताए हैं दोनों ही स्पेस एजेंसीज के, और अब ये आपके ऊपर है कि आप किसे बेटर मानते हो। जस्ट बिल्ड योर ओन ओपिनियन। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि आपको एक अपना खुद का ओपिनियन बनाना चाहिए, किसी और के ओपिनियन पे चलना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।